तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रिकी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नो मॉम, आई एम नॉट जोकिंग। आई हैव डिसाइडेड कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से करूंगा, वरना किसी से नहीं। शट अप रिकी, उस लड़की का बाप एक गरीब किसान है। ओह गॉड, तुम पागल हो। कहाँ हम और कहाँ वो लो क्लास लोग। वो लड़की तो हमारे साथ खड़े रहने के भी लायक नहीं है, और तुम उसे मेरी बहू बनाना चाहते हो। रिकी प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड। सॉरी मॉम, मैं रिया से शादी का प्रॉमिस कर चुका हूँ, और आप अच्छे से जानती हो कि मैं अपने प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ता। ये कहकर राकेश तो वहां से चला गया। फिर उसी शाम, देखिए मैंने कह दिया तो कह दिया, रिक्की की शादी मेरी फ्रेंड आयशा की बेटी मीनल से ही होगी बस। उर्मिला, बात समझने की कोशिश करो। राकेश हमारा बेटा है और बहुत समझदार भी है। उसने बहुत सोच समझकर ही रिया को चुना होगा, और फिर हम भी तो रिया और उसके परिवार को कब से जानते हैं। हाँ जानते थे, लेकिन तब जब हम भी उनकी तरह गरीब थे और गांव में रहा करते थे। लेकिन हमने यहाँ शहर आकर कितनी तरक्की कर ली, और वो लोग वहीं के वहीं रह गए, गरीब और फटीचर। सच बात यह है कि उन्हें भी हमारे जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, इसीलिए तो हमारे इकलौते बेटे को फंसाकर वो लड़की यहाँ हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं क्या कहूँ, तुम और राकेश दोनों ही बहुत जिद्दी हो, लेकिन इस मामले में मैं राकेश के साथ हूँ। उर्मिला चाहकर भी अपने बेटे राकेश का फैसला बदल नहीं पाई, और फिर आखिरकार राकेश ने अपनी पसंद की लड़की रिया से शादी कर ही ली। रिया के पिता उसी गांव में एक किसान थे जहां से राकेश और उसके परिवार की जड़ें जुड़ी थी, लेकिन राकेश के पिता देवेंद्र ने शहर आकर अपनी किस्मत बदल ली, और अब रिया राकेश की पत्नी थी। नमस्ते मम्मी जी, नाश्ता तैयार है। What did you say? नमस्ते, नाश्ता? ओह माय गॉड, माना कि तुम हमारे स्टेटस को मैच नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर ही सकती हो। खैर छोड़ो, तुमसे तो कोई होप रखना ही गलत है। नो मम्मी जी, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, बस घर में बोलने की हैबिट नहीं है, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। आफ्टर ऑल आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। अच्छा, कमाल है वैसे। बेटी को सरकारी कॉलेज से पढ़ा क्या लिया, सपने कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं देख लिए तुमने और तुम्हारे बाप ने। बताओ, जिसकी औकात हमारे घर के नौकरों के बराबर है, उसकी बेटी आज आपके घर में नौकर ही है मॉम। देखा मैंने कैसे शादी के अगले दिन से आपने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और घर के सारे काम रिया से करवा रही हैं। इट्स रॉन्ग मॉम। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखो रिकी, इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे घर की बहू का दर्जा मिल जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना तुम। ये प्यार व्यार बस कुछ दिनों का फितूर है। तुम देखना, एक दिन तुम खुद रियलाइज करोगे कि इससे शादी करके तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। ऐसा तो कभी नहीं होगा मॉम, बट हाँ, एक दिन आपको खुद की हरकतों पर रिग्रेट होगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर राकेश ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चला गया, और फिर उसने रिया से कहा, रिया सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये गलत होगा। तो क्या करूं मैं? मॉम तुम्हारे साथ जो गलत पर गलत करती जा रही हैं, वो सब ऐसे ही देखता रहूं? रिया, मेरी माँ के साथ रहकर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी, ये मैं समझ गया हूँ। माना कि मम्मी जी अभी मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आप देखना, एक दिन मैं मम्मी जी का दिल जीत ही लूंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। रिया की उम्मीद भरी नजरों को देखकर राकेश की हिम्मत टूट गई, और फिलहाल उसने घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला हर उस मौके की तलाश में थी जब वो रिया को बेइज्जत कर सके। लेकिन उर्मिला, तुम तो हमेशा पार्टी घर से बाहर ही करती थी, तो इस बार घर पर क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने जिद की है। एक तो वैसे ही रिकी की शादी में कुछ नहीं हुआ। कितने अरमान थे मेरे कि जब मेरे रिकी की शादी होगी तो सब देखते रह जाएंगे, लेकिन बहू के घर से क्या आया? कैन यू बिलीव? 2 बोरी भर कर आलू। क्योंकि उसका गरीब किसान बाप बस वही अफोर्ड कर सकता था। माई गॉड, इट्स सो इंसल्टिंग। ओहो उर्मिला, अब छोड़ो भी इन सब बातों को। चलो ठीक है, ये बताओ कि कैसे करना है सब? केटरिंग के लिए किसे बुलाना है? किसी को नहीं, आपकी बहू है ना, जिसकी कुकिंग स्किल्स की आप दिन रात तारीफें करते नहीं थकते, वही संभालेगी सब कुछ। दरअसल अब उर्मिला को ये बात ज्यादा खटक रही थी कि लाख कमियां गिनाने के बाद भी रिया खुद को एक अच्छी बहू साबित कर रही है। लेकिन अब जो दाव उर्मिला ने खेला था वो वाकई रिया पर भारी पड़ने वाला था। सोच लो और अच्छे से समझ भी लो, मेरी सभी फ्रेंड्स बहुत हाई क्लास से आती हैं, तो उनके सामने मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। और एक बात, पार्टी के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक स्नैक्स खत्म नहीं होने चाहिए। जी मम्मी जी, मैं सब संभालूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे स्नैक्स का मेन्यू क्या रखना है?
मतलब कि आपकी फ्रेंड्स को स्नैक्स में क्या क्या पसंद है मुझे बताइए, मैं वो सब कुछ बना दूंगी। बोल तो ऐसे नहीं हो जैसे किसी 5 स्टार होटल की शेफ हो। चलो फिर, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मेन्यू का सिलेक्शन मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जो चाहो बनाओ, बस मेरी नाक कटनी नहीं चाहिए, समझी? ये कहकर उर्मिला अपने कमरे में आ गई और फिर जो कहूंगी वो सब बना देगी। अजी ऐसे कैसे, मैं बनाने दूंगी तब ना। असल में उर्मिला अपनी पार्टी खुद ही खराब करना चाहती थी। उसका प्लान था कि किसी तरह बस एक बार रिया बढ़िया खाना बनाने में नाकाम हो जाए और फिर वो सबके सामने उसे नाकारा साबित कर सके। और इसी प्लान के तहत उसने अपने ड्राइवर अजय को फोन किया। हेलो अजय, तुम्हें आज घर से ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट मिलेगी। तुम उसे लोगे जरूर, लेकिन उसमें लिखा सामान खरीद कर नहीं लाओगे। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब होगी और तुम अर्जेंट लीव पर चले जाओगे। और हाँ, अगले 2 दिनों तक तुम्हारा फोन भी ऑन नहीं होना चाहिए। घर की जरूरत का सारा सामान अमूमन ड्राइवर अजय ही लेकर आता था, इसलिए रिया ने सामान की लिस्ट बनाकर अजय को पकड़ा दी। लेकिन फिर करीब 2 घंटों के बाद। क्या हुआ रिया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं क्या हुआ, अजय भाई अब तक सामान लेकर नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे फिर से लिस्ट बना कर दो, मैं खुद जाकर सामान ला देता हूँ। नहीं, अब उसके लिए टाइम नहीं है। अब जो कुछ भी घर में अवेलेबल है मुझे उसी से ढेर सारे स्नैक्स बनाने होंगे। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? अब मुझे सोचने दीजिए। घर में रोज की जरूरत के तेल मसाले और सॉसेस तो है, बस मुझे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए जो क्वांटिटी में काफी ज्यादा भी हो और इतना वर्सेटाइल भी कि मैं उससे बहुत सारे स्नैक्स बना सकूं। अब 1 मिनट, पापा ने 2 बोरी आलू भिजवाए थे अपने खेत के। हाँ, लगता है वही मेरे काम आएंगे। अगले कुछ घंटों तक रिया किचन में लगी रही। क्या हुआ उर्मी, यू आर साउंडिंग सो डल? सॉरी यार, वो एक्चुअली हमें किटी पार्टी के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अरे पर ऐसा क्यों? आज के स्नैक्स तो तुम्हारी बहू बनाने वाली थी, तुम्ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, बट शायद मैंने अपनी बहू से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, वो इस लायक है ही नहीं। अब कोई बात नहीं उर्मी, डोंट बी अपसेट, हम खाने के लिए बाहर चलेंगे। बट अब यहाँ तक आए तो तुम्हारी बहू को देख कर तो जाएंगे। चलो अब जल्दी से बुलाओ उसे। अब आएगा मजा। रिकी और इन्हें भी बुला कर लाती हूँ, सबके सामने जब उसे उसकी औकात दिखाऊंगी ना तब मजा आएगा। ये सोचकर उर्मिला बस मुड़ी ही थी कि तभी रसोई से आती रिया को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि रिया के हाथों में एक बड़ी सी ट्रे थी और फिर सभी को अपने बनाए हुए स्नैक्स सर्व किए। वाओ, दीज कटलेट्स आर अमेजिंग एंड ये फ्राइज कितने क्रिस्पी है, मजा आ गया। एक्चुअली आज के सारे स्नैक्स मैंने आलू से ही बनाए हैं। सब कुछ सिर्फ आलू से? वाओ, इंटरेस्टिंग। एक ही वेजिटेबल पर हर स्नैक में डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर। भाई मान गए उर्मी तुम्हारी बहू को, शी इज सो टैलेंटेड। मजा आ गया आज की पार्टी में। वैसे तो उर्मिला का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन अपनी सहेलियों को इतना खुश और उन्हें रिया की भर भर कर तारीफ करते देखकर आखिरकार उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई और वो समझ गई कि असल में रिया ही उसकी बहू बनने के लायक है, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। माँ, खाना बन गया क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर और, जब बन जाएगा तब बुला लूंगी। माँ वैसे आज क्या बना रही हो? आलू और प्याज की सब्जी और रोटी। क्या माँ, जब देखो आलू आलू, आप कुछ और क्यों नहीं बनाती हो? कभी पनीर वनीर भी बना लिया करो। आहा, जानता है पनीर कितना महंगा आता है, चुपचाप आलू खा, सबसे सस्ता आलू ही है इस टाइम। अरे माँ, पर कभी कभार तो कुछ और बना लिया करो ना। अरे बेटा, 2 पैसे जोड़ना सीख, आगे काम आएंगे। ललिता की बात सुनकर उसका बेटा राम वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बहुत ही लालची और भुक्खड़ था। ललिता और उसका पति लच्छू राम आला दर्जे के लालची थे। अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद वो बड़ी कंजूसी करते थे और इस बात से उनका बेटा राम बहुत चिढ़ता था। लेकिन माँ बाप के सामने उसकी एक न चलती थी। फिर एक दिन, माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुबह का आलू का पराठा बचा है, जा खा ले। है पूरा एक पराठा? मैं कैसे खा पाऊंगा माँ, कहीं मुझे बदहजमी ना हो जाए। हाँ तो एक काम कर, उसमें से आधा अपने पापा के लिए छोड़ देना। ए भगवान, हद है। अच्छा, और आप क्या खाओगे? अरे मेरी चिंता मत कर, शाम को शादी में जाना है तो हम तो वहीं ढंग से खाएंगे। पर शादी तो रात की है ना माँ। हाँ तो क्या हुआ, अगर अभी पेट खाली रहेगा तभी रात में सारे व्यंजन बढ़िया से खा पाएंगे ना बेटा। आप और मम्मी ना दोनों महान हो कसम से।
हाँ बेटा, ये बात हम जानते हैं, पर देखो हमने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। बड़े होकर तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल पापा। लच्छूराम और ललिता ने उस दिन कुछ नहीं खाया और रात में शादी में उन दोनों ने गले तक भरकर खाना ठूसा। ये देखकर राम को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो अपने माता पिता के स्वभाव को नहीं बदल सकता था। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। अब राम बड़ा हो गया था। वो रश्मि नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा, लेकिन समस्या ये थी कि रश्मि एक गरीब घर की लड़की थी। रश्मि सुनो, कॉफी पीने चलें? हाँ चलते हैं ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे कॉफी नहीं पिलाई। तो चलो फिर, आज मैं तुम्हें ABCD में कॉफी पिलाता हूँ। अरे वाह, चलो ना, मुझे भी टेस्ट करनी है कि ABCD की कॉफी कैसी होती है। राम रश्मि को लेकर मशहूर कॉफी शॉप ABCD गया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे। तभी राम ने शॉप के बाहर देखा, जहाँ उसके पापा और मम्मी कंधों पर बड़े बड़े थैले टांग कर चल रहे थे। पापा मम्मी यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, अगर इन्होंने मुझे यहाँ बैठे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ? अपने पापा और मम्मी को देखकर राम वहीं टेबल के नीचे कुछ ढूंढने का बहाना करके छुप गया। उधर रश्मि ने ललिता और लच्छूराम को पहचान लिया। राम, देखो तुम्हारे मम्मी पापा, देखो ना, ऊपर आओ। रश्मि, उन्हें देखकर मैं नीचे छिपाऊं? अगर उन्होंने मुझे इतनी महंगी कॉफी शॉप में देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्हें भी बुला लो ना, देखो बाहर कितनी धूप हो रही है। अरे देवी, अगर वो यहाँ आ गए ना तो आज ही मेरा वध कर देंगे। तुम चुपचाप बैठी रहो। ललिता और लच्छूराम के जाने के बाद राम टेबल के नीचे से बाहर आया और फिर उसने रश्मि को सारी बात बताई। ये सुनकर रश्मि टेंशन में आ गई। क्या हुआ रश्मि, क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ कि अगर आंटी और अंकल इतने लालची और कंजूस हैं, तो फिर वो तुम्हारी शादी मुझसे कैसे कराएंगे? यही तो मैं भी दिन रात सोचता रहता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। राम ने ललिता और लच्छूराम से रश्मि के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही उन दोनों को पता चला कि रश्मि गरीब घर से है, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन राम भी अपनी धुन का पक्का निकला। वो रश्मि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने रश्मि से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद राम रश्मि को लेकर अपने घर पहुंचा। पापा मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं रश्मि के बिना नहीं रह पाता। हमें माफ कर दीजिए पापा मम्मी, प्लीज। चलो ये भी ठीक ही हुआ, हम तुम्हारी शादी कराते उसमें बहुत खर्चा हो जाता। अपने ससुर की बात सुनकर रश्मि हैरान रह गई। उसे आज एहसास हुआ था कि उसके सास ससुर कितने आला दर्जे के कंजूस थे। ललिता और लच्छूराम ने रश्मि को अपना तो लिया था, लेकिन उन दोनों के मन में दहेज न मिल पाने का बहुत मलाल था। इसीलिए ललिता और लच्छूराम रश्मि को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। फिर एक दिन, रश्मि ये लो, आज खाने में पुलाव बना लो। बाप रे, मटर तो कितनी महंगी हो गई है, पता नहीं तुम्हारे घर में पुलाव बनता होगा भी या नहीं। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे तो भाग खुल गए इस घर में शादी करके। ललिता की ये बात सुनकर रश्मि और राम दोनों को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो दोनों उस वक्त खून का घूंट पीकर रह गए। रश्मि को लगा था कि धीरे धीरे ललिता सुधर जाएगी, लेकिन ललिता के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। अगले दिन, अरे राम बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ माँ, कहो ना। वो जो शिव टूर और ट्रेवल्स वाले हैं ना बाजार में, हाँ हाँ, उन्होंने कोई ऑफर निकाला है। वो तीर्थ यात्रा पर नेपाल ले जा रहे हैं। पैसे भी ठीक है, तो तेरे पापा और मैं सोच रहे थे कि हम लोग भगवान के दर्शन कराएं। अब अच्छी बात है ना माँ, आपने अच्छा सोचा है, पर माँ अभी कुछ दिन रुक जाओ, मेरी तनख्वाह आ जाने दो, फिर आप दोनों चले जाना। अरे तब तक तो उनका ऑफर खत्म हो जाएगा। माँ अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे तू एक काम करना, रश्मि के पापा से उधार मांग ले, दोनों घर एक ही तो हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? राम ने दुखी मन से हाँ कर दी, लेकिन वो समझ गया था कि ललिता अब क्या खेल रही थी। उधर किसी तरह से रश्मि के पापा ने पैसे इकट्ठे करके राम को दे दिए, लेकिन अभी तो ललिता का खेल शुरू हुआ था। नेपाल से वापस लौटने के बाद ललिता किसी न किसी बहाने से रश्मि के पापा के सामने पैसों की मांग रखने लगी। अरे तो क्या हुआ, दोनों घर एक ही तो है ना? जी मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन रश्मि ने घर में सबके लिए बिरयानी बनाई, जो सभी लोगों को बहुत पसंद आई। तभी बिरयानी खाते हुए, अरे वाह बहू, बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, कहाँ से सीखी? माँ ने सिखाई है मम्मी जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वैसे कभी तुम्हारे माता पिता ने हमको खाने पर नहीं बुलाया। एक काम करो, उनसे कहो कि हम इस संडे सब लोग उनके घर आ रहे हैं, उनके हाथों की बिरयानी खाने। और उनसे कहना कि बढ़िया से बिरयानी बनाए, बादाम काजू डालकर। जी मम्मी जी।
ललिता की बात सुनकर रश्मि बहुत टेंशन में आ गई। वो जानती थी कि पैसे देकर उसके पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। ऐसे में पूरे ससुराल की बिरयानी दावत करना उसके पापा के लिए बहुत भारी था। वो इस समस्या से निकलने का उपाय ढूंढने लगी और फिर जब संडे आया तो सारे लोग रश्मि के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि खाने के लिए बहुत ही शानदार बिरयानी रखी थी जिसमें काजू किशमिश बादाम भरे हुए थे। ये देखकर भुक्कड़ ललिता और लच्छू राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लीजिए मम्मी जी, मेरी माँ के हाथ की बिरयानी खाकर देखिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, समधन जी ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है तो फिर तो हम पेट भर कर खाएंगे। लच्छू राम और ललिता बिरयानी पर टूट पड़े। उन्होंने पेट भरकर बिरयानी खाई लेकिन फिर भी काफी सारी बिरयानी बच गई। एक काम करते हैं मम्मी जी, बची हुई बिरयानी साथ ले चलते हैं, घर में आराम से खाएंगे। हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया है, ले चलो। राम ये सब देखकर बहुत दुखी था लेकिन रश्मि के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन रसोई में ललिता जोर से चीखी, रश्मि, ओ रश्मि, ये सारे बासमती चावल कहाँ गए और काजू बादाम भी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो सब तो कल मैं अपने साथ ले गई थी मम्मी जी। उन्हीं चावलों और ड्राई फ्रूट से तो माँ ने बिरयानी बनाई थी। वो क्या है ना, उनके पास पैसे नहीं थे तो मैं सब कुछ यहाँ से ले गई थी। और वैसे भी दोनों घर तो एक ही है ना मम्मी जी। इस बार ललिता को मुंह तोड़ जवाब मिला था और कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और रसोई के दरवाजे पर खड़ा राम अपनी बीवी की समझदारी पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था।